है स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हूं नेहा पटेल और हम पढ़ रहे हैं आज हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। अब हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है वो है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 6 की हिस्ट्री है, आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। अब यहाँ पे एक लड़का होता है जिसका नाम है तुषार। तुषार ने रेलगाड़ी पे बैठकर यात्रा की होती है। अब तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी ने उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे ही छूटे चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई थी। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। अब आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखिर तक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखिर तक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना भी पड़ता था। दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशियों का मतलब ये होता है जिनके पास जानवरों का झुंड होता है। हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे, ये फिर जाया करते होंगे। अब तीसरा कारण ये कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है और झीलों, झरनों तथा नदियों में से मिलता है। जो पानी है वो झीलों, झरनों, नदियों और सागर में मिलता है, तालाबों में मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी कभी नहीं सूखता, लेकिन कुछ नदियों का पानी सूख जाता है। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, आइए तो मैं समझाती हूँ। पुरातात्विदों, हमने कल ये वर्ड पढ़ा था, पुरातात्विदों। जो पुरातात्विद होते हैं वो लेखों, बर्तनों या फिर जो पुरानी हड्डियों के से जानकारी प्राप्त करते हैं तो पुरातात्विद कहते हैं। तो पुरातात्विदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखिर तक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हैं। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फूल फल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। अब पत्थर के औजारों का उपयोग कैसे किया करते थे मैं दिखाती हूँ आपको, लाइन पे रहिएगा। ये देखिए, ये पत्थर हैं और पत्थर के औजार हैं और मानव किस तरीके से इनका उपयोग करता था। अब
इंसान की खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और दाएं में जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए भी किया जाता था। कुछ देखो, जैसे कि ये है, ये इसमें दिखा रहे हैं ना कि सिलते हुए, तो कुछ औजार ऐसे ही बनाते थे जिनसे कि वो कुछ कपड़े वगैरह सिल पाए या फिर कुछ ऐसा सिल पाए। देखो, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, रहने की जगह निर्धारित करना। एक मानचित्र आप लोगों की किताब में बना है, प्रश्न नंबर 13 पे, उसमें चेक करना है, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों का पर आखेटक खाद्य संग्रह संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान भी चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियां और झीलों के किनारे पाए गए हैं। अब वो आपको, आपके पास जो मानचित्र है उसमें अच्छे से देखना, सारी चीजें वहां पे आराम से सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों का काम है कि आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं, है ना। ठीक है। अब बात करते हैं भीमबेटका, आधुनिक का मध्य प्रदेश। जो भीमबेटका है, अभी जो वर्तमान का मध्य प्रदेश है, एमपी है, उसे भीमबेटका के नाम से जानते हैं। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? पहले बात तो गुफाएं थी, बारिश के टाइम पे छुप जाओ, धूप में छुप जाओ, सर्दियों में छुपे रहो, तो इसलिए भी किया होगा, है ना। हवाओं से भी राहत मिलती थी। अब बिना छत के ऐसे घूमोगे तो कभी धूप लगेगी, कभी बारिश आएगी, कभी ठंड लगेगा, तो पहला रीजन तो यही है। अब चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। जो गुफाएं थी वो पत्थरों से बनी हुई गुफाएं थी, वहां पे अच्छे पत्थर भी मिलते थे। शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? एक शैल चित्र, एक चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण भी किया गया है। ये देखिए, जो राइटर है उसने सजीव चित्रण किया हुआ है, हिरण को पकड़ता हुआ पर्टिकुलर पर्सन दर्शाया है इसमें। अब आगे बात करते हैं, पुरास्थल के बारे में। पुरास्थल क्या है? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। जो अगले चैप्टर है उनमें विस्तार से बताया जाएगा। अब बात करते हैं आग की खोज कैसे हुई, कब हुई। मानचित्र में कुरनूल गुफा ढूंढो। आपके पास एक मानचित्र है, उसमें कुरनूल गुफा ढूंढो। प्रश्न नंबर 13 में जो मैंने आपको चित्र बताया था कि मानचित्र, उसमें आपको कुरनूल की गुफा ढूंढनी है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए भी किया गया। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि बहुत ही सब पुरास्थल होते क्या है? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए थे। जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। जो नेक्स्ट चैप्टर है प्रॉपर आपको समझाया जाएगा। अब आगे की बात करते हैं आग की खोज में। मानचित्र में कुरनूल गुफा ढूंढना है आपको। प्रश्न नंबर 13 में जो मानचित्र दिया गया है उसमें कुरनूल की गुफा ढूंढनी है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए भी आग का प्रयोग किया गया।
आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, सभी लोग कमेंट में बताएंगे। नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातात्विकों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। पुरा का मतलब होता है पुराना, पाषाण का मतलब होता है पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। 20 लाख साल से के दौरान 12,000 साल पहले से माना जाता है पुरापाषाण काल। ठीक है, इस मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों की मुट्ठे लगी हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि इस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। अब गाइस आगे पढ़ेंगे हम बदलती जलवायु। अब हमें जलवायु में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। आज से लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में बड़ा बदलाव आया और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंघा, भेड़ बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों को शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली की भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। जो मछली थी इसी काल में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बना था। ठीक है, खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उप महाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे ये भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा खाकर या चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। सबसे पहला जो पालतू जानवर रहा है वो हमारा कुत्ता था और कुत्ते का पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? कमेंट में बताएंगे। बसने की प्रक्रिया पढ़ेंगे हम। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों को चयन करते हैं जिनकी बीमारी होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं। साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पक्के दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके।
उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, ये देखो, ये दांत है। एक पालतू जानवर का है, एक जंगली जानवर। जो जंगली जानवर का दांत है वो बड़ा है और जो छोटा है वो पालतू जानवर का दांत है। अब ये दोनों सुअर के दांत हैं, और जो दोनों सुअर के दांत है तो जो बड़ा है वो जंगली सुअर का है, जो छोटा है वो पालतू सुअर का है। ठीक है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यही करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली, एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इनके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें पता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते हैं और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। बता सकते हो? मेरे जमाने में तो जमीन में भी बनाते थे, डलिया बनाते थे, सारा कुछ बनाते थे जब हम छोटे थे। तो अनाज के उपयोग में बीज के रूप में, अनाज का जो उपयोग होता है हम उसको किस लिए यूज करते हैं? या तो बीज के रूप में यूज करते हैं, खाद्य के खाने के रूप में यूज करते हैं, उपहार यानी कि किसी को गिफ्ट करना हो तो गिफ्ट के रूप में भी कई लोग अनाज गिफ्ट करते हैं, और भंडारण के लिए भी करते हैं। ठीक है। अब चलेंगे जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों को उपयोग किस लिए होता है? आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करते हैं। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? प्रश्न नंबर 13 में जो मैंने आपको मानचित्र दिया था, उस मानचित्र में कई नीले वर्ग दिख रहे हैं। पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातात्विकों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उप महाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में यह निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। जो वैज्ञानिक होते हैं उनको तो आप जानते हैं कि उनका काम ही अच्छी चीजों का पहचान करना है, तो हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं, अलग अलग जानवरों की। स्थायी जीवन की ओर अब बात करते हैं। स्थायी जीवन की ओर, स्थायी जीवन क्या होता है कि एक जगह रुके रहेगा। अस्थायी का मतलब पलायन कर जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। पुरातात्विकों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले, जैसे कि बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में। जो बुर्जहोम है वो अभी का जो कश्मीर है वहां पे। बुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। जो गड्ढे के नीचे घर होता है उसे गर्तवास कहते हैं। ठीक है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी।
इससे इन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातात्विदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का उपयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। नवपाषाण युग के पुरास्थलों के कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले, जैसे कि घड़ा मिलता था, लोटा बोलते हैं इसको, मिलता था। कभी कभी इनका अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण का मतलब चित्रकारी होती थी उन पर्टिकुलर बर्तनों में। कोई भी बर्तन होता था उसमें अलंकरण होता था, चित्र बने होते थे। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहते हैं, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना ली। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब बात करते हैं सूक्ष्म निरीक्षण। सूक्ष्म निरीक्षण है वो कहाँ हुआ था? मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। उसकी पहले मैं आपको बताती हूँ, क्या तुम अपना कल्पना कर सकती हो कि एक गागर में या एक पात्र में अलंकरण कैसा होता है? ठीक है, अब बात करते हैं हम सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। जो मैंने आपको पेज नंबर 13 में मानचित्र दिया था वो मेहरगढ़ है, उसे मेहरगढ़ ढूंढो। ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं उगाया और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में इनके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ के एक घर का चित्र है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेहरगढ़ की घर का चित्र। इसमें आपको दिख रहा है कुछ सामान भी रखा हुआ है। अब मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हो जिस घर में रहते हो, इसके साथ इस घर की क्या समानता है ना? मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। देखो, ये एक मृतक का पर्टिकुलर डायग्राम है। ये मृतक है, ये उसमें से एक बकरी को भी रखा गया। ये बकरी है कि परलोक में जाके भूखा नहीं रहेगा, खा लेगा, है ना? अब बात करते हैं मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। तो क्या बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? पहचान के बताना कौन सी बकरी का कंकाल है। अब एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ते हैं। फ्रांस में में की गई चित्रकारी। फ्रांस में एक गुफा है, उसमें चित्रकारी की गई है। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। जो आपको मैंने भारत का नक्शा दिखाया है, मानचित्र दिखाया है, उसे एटलस बोलते हैं। उस एटलस में फ्रांस ढूंढना है, फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 2000 साल पहले से लेकर 1000 साल पहले के बीच बनाए गए।
10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैड़ा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। ये संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था। फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए भी बनाया गया होगा। अब बात करते हैं हम एक नौपाषाणी पुरास्थल। एटलस में तुर्की ढूंढो। मैंने आपको एक डायग्राम दिया है या फिर आपको एक मानचित्र दिया है जो कि पेज नंबर 13 में अवेलेबल है। उसमें फ्रांस अब और एक तुर्की ढूंढना है, दोनों को ढूंढना है। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में, चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियां तथा भूमध्य सागर की सीपियां। ध्यान रही कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। बताओ कौड़ियों तथा सीपियों का क्या उपयोग होता हो? कौड़ियों और सीपियों का उपयोग बताना आप लोग। तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो, कल्पना करना है आपको। प्रश्न नंबर 14 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियां सुनाएंगे, ये सारा तुम्हें कल्पना करना है, ठीक है। अब बात करती हैं उपयोगी शब्दों की। जैसे मैंने आखेटक, खाद्य संग्राहक, पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघुपाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग, कृप, जो ये है ये उपयोगी शब्द है। उसके साथ साथ कुछ शब्द हैं जिनका मतलब बता देते, जैसे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां भी हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियों में मध्यपाषाण युग, वहां पे भी मैंने नाम लिया। मध्यपाषाण युग कब से कब शुरू होता है? 12,000 से 10,000 साल पहले, यानी कि आज से लगभग 12,000 से 10,000 साल पहले मध्यपाषाण युग शुरू होता है। बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले था। जो एक जगह स्थायी जीवन मिला वो लगभग 12,000 साल पहले मिला। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। जो मेहरगढ़ में बस्ती आई थी वो 8,000 साल पहले आई थी, ठीक है। तो अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप कि गाइस आपको, सारे स्टूडेंट को ये चैप्टर समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया वो आप मुझे कमेंट कर देना और कमेंट में जो भी क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बना के शेयर कर दूंगी।